देखिए, आज की क्लास हमारी जो टॉपिक है वो संविधान के जो बुक है, जो बैरक्ट है, उसके अंदर से आज से हम पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये टॉपिक संविधान की शुरुआत में नहीं है, जबकि बीच में से ये एक टॉपिक उठाया है आज की क्लास का। आज की क्लास में और आगे आने वाली 2-3 क्लासेस में हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन क्या होता है, कितने तरीकों से होता है, कौन से संविधान के संशोधन संविधान संशोधन के तौर पर काउंट किए जाते हैं। इस तरह से संविधान संशोधन से जुड़ी सारी बातें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और संविधान संशोधन सबसे पहले पढ़ाने का एक रीज़न है ये कि जब हम प्रस्तावना से शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, उसमें ये होगा, जैसे ही हम प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले देखेंगे हम कि ये चीज़ें संशोधन से जुड़ी हुई हैं, ये चीज़ें संशोधन से। फिर बाद में आगे जब आर्टिकल्स पढ़ने लगेंगे, उनमें हर आर्टिकल में नागरिकता में और पहले भाग 1 में, फिर मूल अधिकार में, हर जगह आप देखेंगे कि आपको संशोधन देखने को मिलेंगे। लगातार जब पूरा संविधान हम पढ़ेंगे तो आपको शुरू से ही संशोधन देखने को मिलेंगे कि ये संशोधन से जुड़ी हुई चीज़ है, ये संशोधन करके जोड़ा गया, ये संशोधन करके जोड़ा गया। जैसे कि 105 अमेंडमेंट हुए हैं, तो इतनी जगह आप संशोधन देखेंगे। और इनके अलावा कुछ संशोधन ऐसे भी होते हैं जिनको इन 105 में काउंट नहीं किया जाता है, वो भी आप चीज़ें देखेंगे कि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और संशोधन हुए हैं, उनको 105 में काउंट क्यों नहीं किया है। और कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि है तो संविधान, ये परिवर्तित कर दी गई है, संशोधित कर दी गई है, फिर भी ये 105 में नहीं है। तो ये सब कंसेप्ट आपके पहले ही क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब हम लगातार टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। उस टाइम अगर हम बीच में ये मुद्दे उठाएंगे तो हम हो सकता है टॉपिक से साइडलाइन हो जाए। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम पहले ही संविधान संशोधन का बिंदु कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सब अपना पेन पेपर के साथ में रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। देखिए, जो संविधान संशोधन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो मोस्टली जो इसकी प्रक्रिया है वो आपके आर्टिकल 368 में बताई गई है। और 368 में जो संविधान संशोधन बताया गया है उसके अनुसार 2 तरीके से संविधान संशोधन होता है। देखिए, आपकी क्लास में आज जो भी डिस्कशन होंगे, फिर जब भी आपको कुछ लगता है, बहुत थोड़ा और बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको इसको लेके किसी भी तरह का डाउट ना हो। किसी ने, कुछ बच्चे हो सकता है उन्होंने पहले पढ़ा भी हो, तो किसी तरह के कंफ्यूजन ना हो, किसी भी तरह के कोई परेशानी इस बिंदु को लेकर ना रहे, इसलिए हम बहुत डिटेल में और धीरे धीरे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, जो 368 में संशोधन बताया गया है उसके 2 तरीके हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान में संशोधन कितने तरह से होता है, तो इसका आंसर है कि 3 तरीके से। लेकिन 368 जो है, आर्टिकल 368 में 2 तरीके बताए गए हैं। और जनरली संशोधन जो होता है वो 3 तरीके से होता है संविधान में। तीन प्रकार से।
पहला है साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से, और तीसरा है विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन से। आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन मतलब रेटिफिकेशन से। ठीक है, तीनों प्रकार आप नोट डाउन कर लें कि सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत से और विशेष बहुमत से और आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। ये तीन तरीके हैं, लेकिन जो आर्टिकल 368 है वो इस तरीके को नहीं बताता है, और ये दो तरीके आर्टिकल 368 बताता है। क्योंकि 368 ये दो तरीके बताने के कारण ही जब 368 का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने तरीके से संशोधन होता है तो उसका आंसर होगा 2, और सामान्य अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने तरह से संशोधन होता है वो है 3। और देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन हो सकता है कि संविधान संशोधन का मतलब क्या है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट, क्योंकि कुछ नवंबर में 1949 में लागू कर दिए गए थे प्रोविजन, लेकिन कुछ समय के डिले के बाद में ये फाइनल हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को पूरे संविधान को लागू कर दिया गया था। उस दिन जो संविधान लागू हुआ था वो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, और उस संविधान में अगर कोई नई चीज जोड़ी जाती है या वहां से कोई चीज हटाई जाती है या किसी भी तरह का वेरिएशन किया जाता है तो उसे संविधान संशोधन में शामिल करते हैं। संविधान संशोधन मतलब आप ये नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक आर्टिकल ही जोड़ें या आर्टिकल ही हटाएं या फिर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करें वो संविधान संशोधन होगा, ये जरूरी नहीं है। इवन आप कुछ भी जोड़ते घटाते परिवर्तित करते हैं तो वो संविधान संशोधन में आता है। और ये जो संविधान है ये राष्ट्र का सुप्रीम लॉ है, और संविधान में संशोधन करने का राइट हमारे देश में पार्लियामेंट को दिया गया है कि ना ये जनता के पास है अधिकार कि वो संविधान में संशोधन कर दे, ना ही ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये राइट सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। तो अब आप सोचेंगे कि क्या ऐसा कहीं लिखा है? जी बिल्कुल, 368 जो आर्टिकल 368 है वो संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो संसद के पास है, संसद में निहित है, ये स्पष्ट करता है। इसलिए सबसे पहले आप ये स्पष्ट कर लें कि संविधान संशोधन होता क्या है और संविधान संशोधन को किसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन करने में 3 टर्म्स देखे हैं हमने कि कुछ जोड़ना, संविधान में कुछ भी जोड़ना या हटाना या परिवर्तन करना, जोड़ना, हटाना या परिवर्तन करना। ठीक है, अब हम देखते हैं
इन तीनों चीजों को समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। देखिए, जोड़ना मतलब होता है कि कोई भी नया आर्टिकल संविधान में जोड़ना, कि जैसे 21A जोड़ा गया, 39A जोड़ा गया, 43A जोड़ा गया, और बहुत सारे आर्टिकल इस तरह से अभी संविधान लागू होने के 73 सालों के अंतर्गत जोड़े गए हैं। जैसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में भी 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। तो जो ओरिजिनल संविधान है उसमें कोई भी चीज अगर प्लस की जाती है, जोड़ी जाती है अनुसूची में या फिर संविधान स्वयं में, प्रस्तावना में, सब में जो भी चीज अगर जोड़ी जाती है तो वो संविधान संशोधन होगा। ठीक है। कोई भी प्रावधान संविधान में जोड़ना, इसके बाद में नेक्स्ट है कि हटाना के अंतर्गत क्या आएगा। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब संविधान लागू हुआ तो हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, और जिसमें 7वां मौलिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 31 आर्टिकल 31 में अवस्थित था। लेकिन अब आप देखते हैं कि आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है, वो अब रिपील कर दिया गया है। लेकिन आप इसमें ये सोच सकते हैं कि इसको 300A में रख दिया गया है, लेकिन 300A में तो रख दिया गया है, लेकिन जो उसका मूल अधिकार का स्वरूप था पहले, अब ये विधिक अधिकार बना दिया गया 300A में रख के, लेकिन उसका जो मूल अधिकार का स्वरूप था आर्टिकल 31 में, उसको आर्टिकल 31 रिपील करके पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है। और इसके बाद में तीसरा टर्म आता है परिवर्तन करना, कि देखिए इसका हटाने का एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूं कि जो एक भाग 7 आप देखते हैं भारत के संविधान में, जो पहले था तो इसको कंप्लीटली देखिए हटाने, जिस तरह से कुछ भी जोड़ा जा सकता है, तो यही सेम सिचुएशन हटाने के साथ भी है। कोई भी भाग, कोई भी आर्टिकल अगर पार्लियामेंट को लगता है कि वो उस समय सही नहीं है, उस समय के लिए रेलेवेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको हटाया जा सकता है। जैसे कि भाग 7 है, उसमें राज्यों की श्रेणियों के बारे में प्रोविजंस थे, उसको कंप्लीटली हटा दिया गया है। तो इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि हटाने से क्या तात्पर्य है। अब तीसरी टर्म हम देखते हैं कि परिवर्तन। देखिए, जोड़ना मतलब कोई भी प्रावधान, इवन कुछ भी जोड़ना, कोई भी चीज अगर एड ऑन होती है तो वो संविधान में संशोधन के माध्यम से जोड़ने के अंतर्गत आती है। और दूसरा है हटाना, कि कोई भी भाग, अनुच्छेद, कोई भी चीज अगर हटाई जाती है तो वो हटाई जाए, इसमें आएगी संशोधन में। और तीसरा है परिवर्तन, कि परिवर्तन क्या है। इसका मतलब ये है, ना हमने कुछ जोड़ा ना कुछ घटाया, जबकि किसी प्रोविजन को एक स्थान से उठाकर हम दूसरे उस स्थान पर उसी स्वरूप में रख देते हैं। ये उसी स्वरूप शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि आप हटाने में जो 31 का आर्टिकल 31 का जो एग्जाम्पल हमने लिया है, वो आप इसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि देखिए, इसको जो हटाया गया था वो स्वरूप परिवर्तन के साथ में हटाया गया था, जबकि परिवर्तन के अंतर्गत उसी चीज को हटा के दूसरी जगह रख दिया जाता है। जैसे कि आर्टिकल 45, उसमें लिखा था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। स्टेट विल प्रोवाइड
फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, ये प्रोविज़न 45 में था। लेकिन अब ये चीज़ 45 में नहीं है, ये वहाँ नहीं लिखा हुआ है। वही बात संविधान के एक नए आर्टिकल 21A के अंतर्गत निहित कर दी गई है। इस तरह से कोई भी प्रोविज़न एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान परिवर्तन किसी प्रोविज़न का, ये परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा सबको? समझ में आ रहा है ना बेटा सबको? ओके, जैसे कि संविधान संशोधन की शक्ति है ये संसद में निहित है, तो अगर आपको संशोधन करना है तो संशोधन, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि संशोधन क्या है और किसके पास संशोधन की शक्ति है। संशोधन सिर्फ और सिर्फ संसद द्वारा किया जा सकता है। संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। ये 368 में ये बात बताई गई है। तो जब संशोधन संसद में किया जाना है तो आप सब जानते हैं कि इसके दो हाउसेस हैं, हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि संशोधन जब होता है तो उसका बिल लाया जाता है। देखिए, इस चीज को समझते हैं कि कोई भी संशोधन करना है या इवन कुछ भी परिवर्तन कानून और देश में बनाना होता है तो वो विधेयक या बिल लाकर जो किसी भी सदन में लाया जाता है, अलग अलग विधेयकों में, अलग अलग बिल्स में अलग अलग प्रोविजंस हैं कि वो कहाँ लाए, किस सदन में लाए जाएंगे। उसी तरह से जो संविधान संशोधन है, इसके विधेयक के संबंध में प्रोविज़न ये है कि ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, हाउस ऑफ द पीपल में भी लाया जा सकता है और काउंसिल ऑफ स्टेट में भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब हम बिल या तो हम लोकसभा में ले आए या हम राज्यसभा में ले आए। देखिए, इसको समझते हैं कि संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब आप देखेंगे कि अगर किसी भी सदन में, इन दोनों में से किसी भी सदन में संविधान संशोधन का विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में कर दें चाहे राज्यसभा में कर दें, ये दोनों में इक्वल सिचुएशन हम देखते हैं। लेकिन जैसे समझ लीजिए कोई बिल लोकसभा में लाया गया और यहां पर बिल पारित हो गया, तो इसके बाद में वो बिल जाएगा राज्यसभा के पास। तो इस
क्या पावर्स हैं, कि राज्यसभा उसमें क्या कर सकती है। दो सिचुएशन हो सकती है कि या तो वो पारित करे या खारिज करे। ये दोनों ही राइट दूसरे सदन के पास हैं। जैसे कि अगर राज्यसभा में लाया गया और पारित हो गया तो लोकसभा उसे पारित भी, जब लोकसभा के पास वो आएगा तो वो उसे पारित भी कर सकती है और उसको खारिज भी कर सकती है। अब रिजल्ट ये निकलता है कि संविधान संशोधन के संबंध में क्या दोनों के राइट्स इक्वल हैं, कि एक सदन में अगर बिल लाया जाता है और ये वो सदन में पारित हो जाता है तो दूसरा सदन क्या करेगा। तो कोई भी सदन हो या तो वो पारित कर सकता है या खारिज कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचेंगे कि जैसे ये बिल यहां पे आया और इसमें पारित हो गया, अगर ये सिचुएशन, पहले वाली सिचुएशन अगर होती है कि बिल लोकसभा में लाया गया और राज्यसभा में आने पर पारित कर दिया गया, इसके बाद तो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि अब क्या होगा। लेकिन सेकंड सिचुएशन अगर आए कि अगर दूसरे सदन द्वारा खारिज कर दिया जाए बिल, तो फिर आप ये सोचेंगे, ये क्वेश्चन आप पूछेंगे कि तो ये बिल का क्या होगा। देखिए, अगर कोई बिल एक सदन में पारित हो गया है और दूसरे सदन के पास जाने पर दूसरे सदन द्वारा उसको खारिज कर दिया गया है तो वो बिल समाप्त हो जाएगा। अगर सेकंड सिचुएशन अपनाई जाती है ये वाली, तो बिल समाप्त हो जाएगा। देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज तक पॉलिटी पढ़ी हो, तो उन्होंने एक टर्म पढ़ा होगा जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन का सिचुएशन जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि दूसरे सदन द्वारा जब खारिज बिल कर दिया जाता है कोई भी, तो जॉइंट सेशन के प्रोविजंस होते हैं कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। लेकिन संविधान संशोधन के विषय में और धन विधेयक के मामलों में, जैसे कि जीएसटी वगैरह ये सब मामले आए थे, इनमें स्थिति ये है कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। अगर दूसरे सदन के द्वारा बिल खारिज कर दिया गया है तो मीन्स वो खारिज है, वो बिल वहीं समाप्त हो जाएगा। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन इसको लेकर नहीं है। There is no provision of joint sitting। ठीक है, आगे इसको और ज्यादा डिटेल से समझते हैं कि जैसे लोकसभा है, सीटें कितनी है टोटल 543, राज्यसभा 245। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा और 245, इनको जनता ने चुना है। ये जनता द्वारा निर्वाचित हैं। ठीक है, और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
और क्या तरीका है वो हमारा विषय अभी नहीं है, इसके बाद में इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। इसमें समझ लीजिए एक ही पार्टी के लोगों को बहुमत मिलता है और पूरा बहुमत एक पार्टी को है, कंप्लीट बहुमत सब सीटों पर एक ही पार्टी है और बिल उन्होंने पारित कर दिया, ठीक है। और फिर वो राज्यसभा के पास जाता है तो भी राज्यसभा द्वारा वो खारिज कर दिया जाता है, ठीक है। इतना पावर हम देखते हैं कि होता है, क्योंकि देखिए अगर समान शक्तियां दोनों सदनों को नहीं दी जाती तो मनमानी की जो कंडीशन है, वो जो हालात हैं वो पैदा हो सकते थे। इसलिए बहुत ही विजनरी थॉट प्रोसेस के साथ दोनों सदनों को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि संशोधन समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, इनके अर्थ समझने होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सामान्य बहुमत क्या है। देखिए 3 तरीके से संशोधन बताए गए हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो जो 368 जो है वो सिर्फ ये 2 ही तरीके बताता है, ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं कि सामान्य जो पहला साधारण बहुमत जो दिया गया है, साधारण बहुमत क्या होता है, क्योंकि कुछ संशोधन होंगे जो साधारण बहुमत के द्वारा किए जाएंगे। 3 प्रकार बताए गए हैं कि साधारण बहुमत जो है कुछ संशोधन, कुछ हिस्से बताए गए हैं जिनमें संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा विशेष बहुमत की कुछ संशोधन है, एक स्पेसिफिक प्रक्रिया है जो विशेष बहुमत की है। अगर विशेष बहुमत मिलता है, विशेष बहुमत क्या होता है वो हम अभी पढ़ेंगे कि अगर विशेष बहुमत किसी मुद्दे पर है तो कुछ प्रोविजंस हैं जिनको विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है, और कुछ है विशेष बहुमत और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे संशोधन करने के लिए सबसे पहले तो चाहिए विशेष बहुमत। कि आपके पास जब आपके पास विशेष बहुमत होगा तब आप जाएंगे आधे राज्यों के विधानमंडलों के पास, और जब आधे राज्यों के विधानमंडल जब उसको रेक्टिफाई कर देंगे तब वो संशोधन किया जा सकता है। तो जो सबसे पहले साधारण बहुमत है उसके द्वारा संशोधन जो किए जाते हैं, उन बिंदुओं के साथ हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि साधारण बहुमत होता क्या है। साधारण बहुमत, देखिए लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में कहीं पर भी बिल लाया जा सकता है, ठीक है। और 543 इसमें संख्या है। तो आप एक शब्द देखते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति जो शब्द है जिसको हम इंग्लिश में कोरम शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ है
वह न्यूनतम संख्या जिसका उपस्थित होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए संसद के मामले में समझने से पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। हमने एक 100 लोगों का ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप में ये रूल बनाया है कि जब 20 लोग होंगे तभी कोई मीटिंग की जाएगी। मीन्स कि 100 लोगों का ग्रुप है और 20 जब होंगे तभी कोई मीटिंग होगी। जैसे 20 से कम 18 है तो फिर मीटिंग नहीं की जा सकती। ये 20 जब होंगे तभी हम ये 100 लोगों के में से जो 20 लोग होंगे, 20 के बाद में 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, पूरे 100 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर 20 नहीं है तो मीटिंग नहीं होगी। 20 का होना मस्ट है। तो ये जो 20 है ये है कोरम, गणपूर्ति। एक मिनिमम जो संख्या बता दी जाती है कि इसके बिना मीटिंग नहीं हो सकती है, बैठक नहीं हो सकती है, उसको गणपूर्ति कहते हैं। और जो हमारी संसद में कोरम है वो है 1/10 और 543 इसमें है और 245 सदस्य संख्या इसमें है। तो इनका 1/10 कितना आता है? इसका रहेगा 245 का 1/10 रहेगा 25 और इसका 1/10 रहेगा 54। तो देखिए अगर स्थिति ये है कि 60 सदस्य उपस्थित हैं तो सदन की बैठक हो सकती है, लेकिन यही जब 53 अगर उपस्थित है तो मीटिंग नहीं होगी। यही स्थिति सेम इसमें है कि अगर 25 मेंबर या 25 प्लस हैं तो बैठक हो सकती है, लेकिन अगर 24 भी हैं तो बैठक नहीं हो सकती है। कि सदन की जो, जैसे हमने हमारे ग्रुप का डिसाइड किया था 20 लोग, वैसे ही सदन में जो संसद के दोनों सदन हैं उनमें 1/10 का प्रोविज़न किया गया है कि 1/10 सदस्य किसी भी बैठक के लिए मस्ट प्रेजेंट होना जरूरी है, अदरवाइज बैठक नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि 54 लोकसभा में और 25 राज्यसभा में कोरम की संख्या 1/10 निकाला जाए तो आती है। और हमारा क्वेश्चन था कि सामान्य बहुमत क्या है। तो कोरम पूरा होने के बाद में जो लोग उपस्थित हैं उनका बहुमत, कोरम पूरा होने के बाद में जो लोग उपस्थित हैं और मतदान करते हैं उनका बहुमत, मतलब उनके आधे से एक ज्यादा। जैसे समझ लीजिए 54 कोरम पूरा होता है और उसके बाद में 60 लोग उपस्थित हैं और 60 ने ही मतदान किए हैं। मतदान भी 60 के 60 ने किया। जैसे स्थिति कई बार ये होती है कि 60 में से जैसे 3 ने मतदान नहीं किया, बचे हुए रह गए, तो वो स्थिति अलग है। जैसे समझ लीजिए 60 उपस्थित है, कोरम पूरा हो गया 54 में और उपस्थित कितने थे? 60 में, और 60 में से 60 में मतदान कर दिया, तो इसका साधारण बहुमत क्या होगा? इसके आधे से एक प्लस, आधा कितना हो गया? 30 और एक प्लस मतलब 31। ये साधारण बहुमत है। ये सबसे इजी बहुमत होता है किसी भी सदन में, किसी भी सदन के गणपूर्ति के बाद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ठीक है,
साधारण बहुमत क्लियर कि उपस्थित और मतदान करने गण पूर्ति के बाद में गण पूर्ति के बाद उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, और वो क्या है, आधे से एक अधिक। ओके ओके, डन, क्लियर। अब बात करते हैं कि विशेष बहुमत, जो नेक्स्ट तरीका हमने देखा था कि साधारण बहुमत, पहला मतलब कि कोई ऐसा संशोधन करना है जिसमें साधारण बहुमत की जरूरत होती है, तो किसी भी सदन में आधी जो उपस्थित और मतदान करने के बाद में जो संख्या है उसके आधे में एक प्लस करने से जो बहुमत आएगा वो साधारण बहुमत होगा। और फिर जो बिंदु बताए गए हैं कि इनमें साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, तो जब ये संख्या कोई भी जो होती है वो आ जाएगी, वो अगर सदन में वो बिल पारित कर देती है तो वो जो बिल होगा वो साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि विशेष बहुमत क्या है। एक सेकंड रुकिए। कि विशेष बहुमत क्या है। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, देखिए इसको पूरा समझते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है वो क्या है, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत क्या है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। एक डिमांड विशेष बहुमत में ये है कि सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ये दो सिचुएशन विशेष बहुमत के अंतर्गत आती है। जैसे राज्यसभा है, उसमें सदस्य कितने हैं, 245।
का बहुमत कितना होगा, आधे से 1 प्लस, मतलब 123। विशेष बहुमत के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये 123। और दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले में आपको यह कंफ्यूजन होगा कि उपस्थित इतने हैं तो मतदान इतने, ये दो शब्द क्यों दिए गए हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग उपस्थित तो होते हैं, जो संसद में डिबेट होती है उसमें भाग भी लेते हैं, लेकिन मतदान नहीं करते हैं। तो जैसे कि उपस्थित और मतदान करने वाले, तो समझ लीजिए इसमें से उपस्थित हुए 230 और मतदान किया 225 लोगों ने। ठीक है, तो 225 का 2/3 मीन्स 150। ठीक है, तो आप एक बात देखें कि इसमें से, इसके और इसमें से, मतलब ये तो होगी ही होगी, ये तो होनी ही है, इसके बिना तो पारित नहीं हो सकता है, क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट यही है, सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत। फिर इसके बाद में बचता है 150, ये 2/3 बहुमत। तो इसमें आप एक ये लॉजिक स्पष्ट कर लें कि दोनों में से जो भी ज्यादा होगी वो विशेष बहुमत, जो संख्या ज्यादा होगी वो विशेष बहुमत माना जाएगा। क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन होगा कि ये 123 या 150 इसमें से कौन सा माना जाएगा। तो अब हम एकदम अच्छे से डिटेल से ये समझेंगे कि कौन सा माना जाएगा। देखिए, संविधान निर्माताओं द्वारा जो ये व्यवस्था की गई है, इसमें कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो सदन की कुल सदस्य संख्या और इनको लेके कुछ मनमानी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए ये सारे जो काम है, सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये किए गए हैं। तो जैसे उपस्थित हैं 145 लोग और मतदान किया 135 लोगों ने। देखिए, एक तो ये स्थिति है कि 123 का होना तो जरूरी है ही। दूसरी स्थिति है कि मतदान करने, उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। तो एक, जैसे इस 245 में से 145 उपस्थित हैं। ठीक है, एक तो हमने ये देख लिया आंकड़ा कि 225 उपस्थित है और उसका 2/3 होता है ये। तो इनमें से ज्यादा कौन सा है? सीधा सा फंडा ये है कि ज्यादा जो होगा ना वही माना जाएगा, चाहे वो ये हो चाहे ये हो। जो संख्या फाइनली ज्यादा निकल के आएगी वही विशेष बहुमत होगा। उतने लोगों के द्वारा जब पारित किया जाएगा तब ही वो बिल पारित किया जा सकता है, विशेष बहुमत की जहां पर आवश्यकता है। तो ये 150 थे, ये इस 123 जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इससे ज्यादा थे, तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया। लेकिन समझ लीजिए कि किसी समय 145 लोग उपस्थित हुए और जिसमें से मतदान किया 135 लोगों ने, तो इन 135 का 2/3 कितना हो गया? 90। तो देखिए, दोनों स्थिति हम देखते हैं तो कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए, जब 150 ये 2/3 हो गया और 123 हो गया, अब बताना कि आपको समझ में आ गया है क्या? जब 123 और 150 बने तो हमने 150 को चुन लिया, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा थी, ये संख्या क्या थी? ज्यादा थी। लेकिन
क्योंकि इसमें दोनों स्थितियां कंप्लीट हो रही हैं। इसमें जो कुल सदस्य संख्या है सदन की, उसका बहुमत भी आ रहा है और 2/3 भी आ रहा है। क्योंकि आप एक चीज देखेंगे कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, तो यहां पे जो शब्द प्रयोग किया गया है वो आप देखते हैं तथा, या नहीं है यहां पर। अगर यहां पर या होता तो हम दोनों में से एक फुलफिल कर सकते थे, लेकिन यहां पर तथा शब्द लिखा गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही चीजें फुलफिल होनी चाहिए। तो इसमें जब ये 150 हमने लिया जो ज्यादा है, उसमें क्या हुआ, बहुमत भी आ गया और कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी आ गया और 2/3 भी आ गया। अब इससे सेकंड सिचुएशन हम समझते हैं कि 145 लोग उपस्थित हुए, उनमें से 135 लोगों ने मतदान किया और इसका 2/3 कितना आया, 90। तो क्या ऐसी स्थिति में बिल पारित किया जा सकता है क्या? 2/3 तो 90 आ गया, ठीक है, 90 लोग तो हमारे पास हैं। एक सिचुएशन तो पूरी हो गई कि 2/3 है, लेकिन दूसरी सिचुएशन है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, मतलब ये 123, तो ये तो नहीं पूरा हुआ। उस स्थिति में 90 एक ही कंडीशन पूरी हो रही है। 2/3 हमारे पास है लेकिन बहुमत हमारे पास नहीं है, तो यहां ऐसी स्थिति में बिल पारित नहीं किया जा सकता। मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसका होना मस्ट है। और फिर जब 2/3 होगा तो संख्या, नेचुरल सी बात है, जब संख्या इनमें से जो बढ़ के आएगी वही संख्या मानी जाएगी, उसी के आधार पर विशेष बहुमत माना जाएगा। अब ये बताइए कि ये सबको समझ में आ गया क्या? प्रीति सिंह जी आप बोल रही है नहीं मैम, क्या समझ में नहीं आया है? बताइए समझ में आ गया क्या सबको विशेष बहुमत? एक 123 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 123 का होना तो है ही। फिर उसके बाद में जितने उपस्थित होते हैं, ईशा जी का कहना है समझ में आ गया है। सब लोग बताइए कि सबको समझ में आ गया क्या? प्रीति सिंह जी बोले समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया ना? क्योंकि फाइनली जो संख्या ज्यादा होगी वो निकल के आएगी और दोनों सिचुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए इसको सीधे से देखो, अगर हम एक ट्रिक से देखना चाहें तो पहली बात तो ये कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो, दोनों कंडीशन पूरी हो। देखिए विशेष बहुमत निकालने के लिए जरूरी है कि पहले तो दोनों स्थितियां होनी चाहिए, 2/3 होना चाहिए और बहुमत भी होना चाहिए। लाइन से जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही होना चाहिए। पहले बहुमत पूरा होना चाहिए 123। आप सीधा सा पहले निकाल लीजिए बहुमत। सबसे पहले हम निकालते हैं बहुमत की, भाई कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना है, 123। फिर हम जितने भी उपस्थित है, जितना भी मतदान किया, जो भी स्थिति है, हम निकाल लेंगे 2/3। तो हम पहले तो देखेंगे कि 123 है क्या, फिर उसके बाद में कोई भी XYZ, अगर जैसे ये इससे प्लस आता है 123 से, अगर ये माइनस आता है, दो स्थितियां हैं, प्लस आता है इससे 2/3 बहुमत, कुछ भी आ सकता है, जितनी उपस्थित मतदान करने वाले होंगे 2/3 आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन इससे ज्यादा है क्या, इससे माइनस में होगा तो मतलब एक सिचुएशन, एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। सीधा सा ये है कि हमें दोनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए और ये मिनिमम होना ही चाहिए। तीसरा एक, आप पहले तो दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए और मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए।
मतलब 123 उस सदन के हिसाब से आधे से एक प्लस जो होगा वो उसका उस सदन का बहुमत होगा। ये 123 इस तरफ राज्यसभा का एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो इस तरह से आप देख लेंगे, ये आप ट्रिक कर सकते हैं कि दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, दूसरी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि 2/3 अगर इससे कम है, इस वाली से 2/3 अगर इस 2/3 जो बहुमत निकला है वो इससे कम है तो बात ही खत्म है, फिर विशेष बहुमत है ही नहीं। लेकिन इससे अगर प्लस है, इस 123 से प्लस है, तो सीधी सी बात है जो ज्यादा होगा वो वैलिड हो जाएगा। अगर 2/3 बहुमत माइनस में है तो पूरा बिल ही कैंसिल, पारित ही नहीं हो सकता क्योंकि विशेष बहुमत ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 2/3 इससे प्लस है तो सीधी सी फिर तीसरी सिचुएशन लागू हो जाएगी कि जो संख्या ज्यादा होगी वो लागू होगी। डन? सबको समझ में आ गया कि एक बार बता दो? डन, सबको समझ में आ गया है। इसका मीनिंग कंप्लीटली यही निकलता है कि दोनों चीजें साथ में पूरी होनी चाहिए, और 2/3 बहुमत के बाद में अगर वो 123 से कम है तब स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। 123 पूरा होना जरूरी है। डन, सबको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है आधे राज्यों के अनुमोदन के संबंध में। देखिए, दो तरीके हमने क्लियर किए हैं। साधारण बहुमत कि आधे से 1 प्लस का बहुमत होता है, तो कोई ऐसा बिंदु है जिस पर साधारण बहुमत चाहिए, तो साधारण बहुमत इस तरह से कोई भी सदन में आधे से 1 प्लस अगर बहुमत उस सदन के पास में है तो उस सदन में वो पारित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है विशेष बहुमत कि जैसे कोई बिंदु है उस पर विशेष बहुमत चाहिए, तो विशेष बहुमत जो मिलेगा उस प्रक्रिया के द्वारा जो संख्या हमें प्राप्त हुई है वो विशेष बहुमत होगा, और उसके द्वारा वो पारित जो मुद्दा है, जो बिल है, जो प्रस्ताव है, जो विधेयक है, वो पारित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट सिचुएशन आती है विशेष बहुमत या आधे राज्यों का अनुमोदन। इसमें क्या है कि किस तरह से विशेष बहुमत के साथ साथ हमें आधे राज्यों के विधानमंडल के विषय में भी पढ़ना होगा। देखिए, जो विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों का अनुमोदन है उसमें आधे राज्यों के अलावा एक तो क्या चाहिए, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन। तो देखिए, राज्य है कंप्लीट हमारे 28, और लेकिन जो शब्द यहां पर यूज किया गया है वो क्या है, राज्यों के विधानमंडलों का। तो राज्य कितने हैं टोटल? कोई भी जब अनुमोदन लेना होगा उसमें अनुमोदन किस किस का लिया जाएगा, इस पर हम अभी बात कर रहे हैं। 28 राज्य हैं, तो इसके साथ में प्लस क्या होगा? देखिए, दिल्ली और पुडुचेरी ये भी इसमें प्लस हो गए क्योंकि वहां पे विधानमंडल है। और जम्मू कश्मीर है जिसमें सीमांकन हो गया है, लेकिन चुनाव वहां पर अभी नहीं हुए हैं, तो चुनाव के बाद में भी ये भी एक शामिल होगा, मतलब टोटल बन जाएंगे। अभी चुनाव हुए नहीं है, लेकिन जब अनुमोदन की फिर स्थिति आएगी तो फिर होगा 28 + 3,
ठीक है। तो अभी स्थिति है 28 + 2 की, मतलब टोटल 30 में से आधे राज्यों का अनुमोदन जब आपको मिलेगा, विशेष बहुमत मिला, विशेष बहुमत मिलने के बाद में संसद में कोई विधेयक पारित हो जाता है और इसके बाद में जब वह राज्यों के पास भेजा जाता है अनुमोदन हेतु, तो उनमें से आधे राज्यों का जब अनुमोदन मिलता है तब कोई भी विधेयक पारित किया जाएगा। तो 368 में जो राज्य विधानमंडल शब्द वहां पर लिखा हुआ है, देखती हूं आपको दिखा देती हूं। 368 में राज्य विधानमंडल जो शब्द है वो उल्लेखित है कि जिन राज्यों में विधानमंडल शब्द पे मैं आपको जोर इसलिए दे रही हूं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो इसलिए चाहे दोनों सदन है चाहे एक सदन है, सबके पास से अनुमोदन जब आएगा तब ही ये वाला अनुमोदन कंप्लीट होगा किसी भी राज्य के पास जाने के बाद। तो अब और भी बिंदु हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जब संसद में पारित होने के बाद में राज्य के पास बिल जाता है तो राज्य इसमें क्या कर सकता है कि राज्य या तो अनुमोदित करेगा या अनुमोदन करने से इनकार कर देगा। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि दो स्थिति रहती है कि या तो अनुमोदन करेगा या अनुमोदन खारिज कर देगा। ये दोनों स्थिति में से कोई भी स्थिति राज्य अपना सकता है। लेकिन इसमें आप एक चीज देखें कि राज्यों को विधेयक में संशोधन का अधिकार नहीं है। ये आप लिख लें कि संशोधन का अधिकार नहीं है। तो आगे इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि किन मामलों में सामान्य बहुमत आवश्यक है, कि कौन से मामले हैं जिनमें सामान्य बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। देखिए, जैसे कोई बाहरी प्रदेश है, कोई ऐसा क्षेत्र है जिसको भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करना है, तो वो साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा। बाहरी क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करना, ठीक है। ये किसके द्वारा किया जाएगा? साधारण बहुमत के द्वारा। सेकंड है नए राज्यों का गठन करना, नए राज्यों का गठन करना, ये सब साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा आप लिखिए कि राज्य की सीमा में परिवर्तन, कि अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। ये सब काम साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं। और राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन,
ये भी साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा संसद द्वारा जो संसदीय विशेषाधिकार हैं, संसदीय विशेषाधिकार को परिभाषित करना, संसदीय विशेषाधिकार को परिभाषित करना। ठीक है, और इसके अलावा विधान परिषद को समाप्त करना, मीन्स उत्साधन करना या अबोलिशन करना। विधान परिषद को सेम यही प्रोविजन जब कहीं विधान परिषद बनाना होता है तब भी होता है, विधान परिषद का उत्साधन। जब किसी विधान परिषद को खत्म करना होता है, उत्साधन करना होता है, तो वहां पर, या फिर सेम स्थिति विधान परिषद स्थापित करना, इनमें क्या किया जा सकता है, साधारण बहुमत के द्वारा ये सब कार्य किए जा सकते हैं। इसके अलावा है, देखेंगे कि आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश, वहां के न्यायाधीश और ये न्यायालयों के न्यायाधीश जो होते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, मतलब जितने भी संवैधानिक पद जो संविधान में दिए गए हैं, उनके वेतन भत्तों में अगर किसी भी तरह का संशोधन होता है, ठीक है, और संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को परिवर्तित करना। इन सब के अंदर जब किसी भी तरह की ये जो स्थितियां होती है, तो हम देखते हैं कि साधारण बहुमत के माध्यम से किए जा सकते हैं। लिख लिया है सबने? तो जो तीसरा बिंदु है, कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन, ये हम कल की क्लास में करेंगे।